बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो आज का टॉपिक है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खुद भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, ये जो सनलाइट से आने वाली वेव्स होती हैं ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती हैं। और ये जो हमारे पास कहीं भी कोई भी प्रोग्राम नशर हो रहा होता है हम तक पहुंच जाता है, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा होता है तो वो हमारे पास किस तरीके से पहुंचता है। दरअसल वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता हुआ हम तक पहुंचता है। तो ये जो हमारे पास जितनी भी टेलीविज़न पे प्रोग्राम नशर हो रहे होते हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में नशर हो रहे हों लेकिन हम तक पहुंच रहे होते हैं, वो किस तरीके से होता है, किस वजह से पॉसिबल होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से पॉसिबल होता है। ये तो हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इम्पोर्टेंस कि वो किस तरीके से हमारे पास डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती हैं। फिर हम देख लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, कि इसको सबसे पहले किसने बताया था कि ये पाई जाती हैं और इनको डिफ़ाइन किस तरीके से इन्होंने किया था। देख लेते हैं। वो कहते हैं इन 1864 ब्रिटिश फिजिस्ट मैक्सवेल फार्मूलेटेड अ सेट ऑफ इक्वेशन नोन एज मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, 1864 में क्या हुआ, ब्रिटिश यानी कि बरतानिया में रहने वाले थे, वो फ़िज़िक्स के बारे में इल्म रखते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इक्वेशंस का ना एक सेट बनाया। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, क्योंकि वो पर्सन जो थे उनका नाम था मैक्सवेल, तो इसलिए उन इक्वेशंस को नाम भी हम मैक्सवेल देते हैं। विच एक्सप्लेन द वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे उन इक्वेशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, उनके प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, और अब उन इक्वेशन की नज़र में हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन की। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस आर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। उन इक्वेशंस के मुताबिक जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, उसमें जब चेंज आता है तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है तो तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये फिनोमेना हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। जो हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास चेंज आता है, उसमें चेंज आने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, उसमें चेंज आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, वो फिर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्रिएट हो सकती हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्रिएट हो सकती हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। वो कहते हैं ईच फील्ड जनरेट द अदर एंड द होल पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन थ्रू स्पेस। अब वो तो कहते हैं यहाँ पे ईच फील्ड से मुराद दोनों फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, ये दोनों एक दूसरे को जनरेट करती हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास चेंज आएगा तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को जनरेट करती हैं, और दोनों जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो और दोनों मैग्नेटिक फील्ड हो जब कंबाइन होती हैं तो फिर ये मूव करती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन थ्रू वेव। जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट हो रही है उनकी डायरेक्शन भी वही होती है हमारे पास। ठीक है, वो कहते हैं सच मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हमारे पास दोनों मूव कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो इनको हम कहते हैं, दोनों को कंबाइन होके कहते हैं, ये हमारे पास क्या बनाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक से यहाँ पे इलेक्ट्रो निकला हुआ है और मैग्नेटिक से फिर मैग्नेटिक निकला हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो होती है ना, इनको प्रोपगेट करने के लिए, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए प्रोपगेशन की ज़रूरत, प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत इनको नहीं होती। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू भी इनको अच्छे से समझ लेते हैं। वो कहते हैं कंसीडर आर रीजन ऑफ स्पेस एज शो इन फिगर। यहाँ पे अब देख लेते हैं हमारे पास क्या है, सिलेंडर दिया हुआ है,
ये देखें, ये एक हमारे पास सिलेंडर है जिसको हमने नाम दिया हुआ है ए और बी का, ठीक है। इसको हम साथ साथ समझते जाएंगे डायग्राम को देख देख के। फिर वो कहते हैं यहाँ पे सपोज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस थ्रू ए बी। यहाँ पे वर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ यूज्ड फॉर है यहाँ पे, मतलब वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हमारे पास जो चेंज हो रहा होता है वो किसके थ्रू टेक प्लेस करता है, वो ए और बी के थ्रू टेक प्लेस करता है। फिर वो कहते हैं दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल सेट अप ऑब्जेक्ट्स एंड बी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द सराउंडिंग रीजन सी डी। अब फिर वही बात करें, जब हमारे पास जो चेंज आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो वो हमारे पास क्या जनरेट कर देगा, वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा। और फिर जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा, ठीक है। लास्ट पे वो कहते हैं दस ईच फील्ड जनरेट द अदर एंड बोथ फील्ड्स विल मूव along propelling itself through space। वही बात होगी जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये डायग्राम भी है हमारे पास। अच्छा, ये प्रोपगेशन वगैरह का प्रोसेस अब इसमें समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या था, ये जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जब हमारे पास इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसमें जब प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके अंदर हमारे पास चेंजिंग है तो वो आएंगी तो वो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये जो हमारे पास है यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक है और यहाँ पे फिर क्या जनरेट कर देगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर देंगे। अब ये दोनों यहाँ पे हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों मूव कर रही होती हैं तो क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हमारे पास बन गई। अब उनकी जो ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो नेक्स्ट दूसरी थी मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वो कहते हैं सच मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बातें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं और दोनों ये जो है ना हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। फिर ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये जो इनकी स्पीड होती है उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं c इज़ इक्वल टू एफ एक्स इस डेरिवेशन के साथ। अब यहाँ पे जो इनकी स्पीड होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, वो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3×10⁸ उसके बराबर होती है, सही है। द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेरीज फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गैमा रेज। अब इनकी जो रेंज होती है वो वेरी कर सकती है रेडियो वेव से लेकर गैमा रेज तक, ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है ग्राफ, इसको समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास रेडियो वेव्स भी दी हुई हैं, अल्ट्रावायलेट भी हैं और गैमा रेज भी हैं, इंफ्रारेड भी हैं, माइक्रोवेव्स भी हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, या ये जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी जो वेव लेंथ होती है वो होती है 10⁻⁷ हमारे पास। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 10⁻⁴ ठीक है। मतलब इंतहाई कम होती है इनकी फ्रीक्वेंसी, सही है। और इसलिए हम इनको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इनको जब सिग्नल्स हमें एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने हो तो हम रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते होते हैं। फिर हमारे पास माइक्रोवेव हैं, ठीक है, उनको हम कहाँ से जो माइक्रोवेव ओवन होता है इसमें हम इस्तेमाल करते होते हैं इसको, ठीक हो गया। फिर हमारे पास विजिबल होती है, विजिबल वो होती है जिनको हम देख सकते होते हैं, ठीक है, जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो हमारे पास विजिबल वेव्स कहलाती हैं। और उनकी जो रेंज होती है वो 400 से लेकर 700 तक होती है। फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गई, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ना, ये जो सूर्य से आने वाली ख़तरनाक शुआएँ होती हैं, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन करती हैं। और फिर आई का मसला भी इन्हीं की वजह से होता है, और ये जो स्किन कैंसर वगैरह होता है इसकी वजह से होता है। और एक्स रेज और जो हमारे पास गैमा रेज है ना, इनको हम दोनों को मेडिकली तौर पर हेल्प ये करती हैं हमारी, इनको मेडिकली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गैमा रेज जो है ना, ये हाई एनर्जेटिक वेव्स होती हैं हमारे पास, ठीक हो गया।
ये तो हो गई हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उनकी वेव लेंथ क्या होती है, ये देख लिया। अब हम नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये जनरेशन का प्रोसेस पहले भी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसमिट कैसे होती हैं और फिर इनको रिसीव किस तरीके से किया जाता है। तो आए चलते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं इनको जनरेट किस तरीके से किया जाता है, इनकी जनरेशन का प्रोसेस क्या होता है। वो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रिक आर मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग थ्रू अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। अब वही बात कर रहे हैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना उसमें चेंजिंग आएगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो क्या जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस कर देगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। और जो हमारे पास जब रेस्ट पे हों और जब वो मूव कर रही हों तब डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं ना वो रेस्ट पे होते हैं तो उनमें कोई करंट तो नहीं होता, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती क्योंकि करंट वहाँ पे हमारे पास ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे जब वो मूव कर रहे होते हैं तो तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड? वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास ये जो होता है एक वायर हो गई मिसाल के तौर पर, कंडक्टर, उसमें जब चार्ज होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की तादाद बराबर होती है। फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के कैंसिल को ना इफेक्ट को ना कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। जब चार्ज मूव कर रहे हों तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। जहाँ पे आप देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो वही कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट गिव राइज टू अ कॉलम फील्ड विच डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन स्पेस बिकॉज नो चेंज ऑफ फ्लक्स टेक्स प्लेस इन दिस टाइप ऑफ फील्ड। वही बात होगी। नेक्स्ट वो बात करते हैं अब मूविंग चार्ज की। जब उनकी वेलोसिटी जो है ना कांस्टेंट है, वो कहते हैं इक्विवेलेंट इज टू अ स्टेडी करंट विच जनरेट अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। क्योंकि वहाँ पे जो करंट वेलोसिटी है उनकी सेम है, वो चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि वो उसमें हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। बट सच अ फील्ड आल्सो डज नॉट रेडिएट आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये भी जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें चेंज तो नहीं आ रहा मैग्नेटिक फ्लक्स में, सही है। लास्ट में वो फिर की बात करते हैं, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, पहले बात की रेस्ट पे, बाद में बात की हमने जब वो मूव कर रहे होते हैं, और अब बात करें जब एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सेलरेट का मतलब होता है उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है, कभी इंक्रीज़ होती रहती है, जब कभी डिक्रीज़ होती रहती है, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना तब जनरेट होती हैं, ठीक है। क्यों जनरेट होती है? क्योंकि इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो चेंज हो रहा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए उनका चेंज होना मैग्नेटिक फ्लक्स का लाजमी होता है। ये तो बात होगी हमारे पास जनरेशन की। अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। ये ट्रांसमिट किस तरीके से होती हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं आ रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ जनरेटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। अब ये जो हमारे पास रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना हम इस्तेमाल करते होते हैं, ये वो कहते हैं ये गुड एग्जांपल है कि इसमें हमारे पास किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो जनरेट होती हैं चार्ज को एक्सेलरेट करने से। वो कहते हैं अ पीस ऑफ वायर अलॉन्ग विच चार्जेस आर मेड टू एक्सेलरेट इज़ नोन एज ट्रांसमिटिंग एंटीना। हमारे पास एक वायर होती है, ठीक है। अब वायर में क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, वो एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। तो उनको वो जो हमारे पास पीस ऑफ वायर होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना चार्जेस जो है ना एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना। फिर वो बात करते हैं इट इज़ चार्ज बाय एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड टाइम पीरियड टी। अब क्या करते हैं, वो जो हमारे पास चार्ज होते हैं ना उनको वो जो हमारे पास वायर होती है उसको चार्ज किया जाता है किस तरीके से, एक एसी सोर्स के ज़रिए से। एसी सोर्स में क्या होता है, जो करंट जो है ना हमारे पास दोनों डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एज द चार्जिंग पोटेंशियल अल्टरनेट द चार्ज ऑन द एंटीना आल्सो कॉन्स्टेंटली रिवर्स। अब वहाँ पे जो अल्टरनेट करंट होता है वो चेंज होता रहता है, कभी किस डायरेक्शन में कभी किस डायरेक्शन में। तो इससे होता क्या है, इससे हमारे पास ये होता है, ये जो एंटीना होता है उसमें भी चार्ज होते हैं ना
वो रिवर्स होते रहते हैं, वो एक्सेलरेट करते रहते हैं। एंड जब वो एक्सेलरेट करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होता है। अब वो सेटअप कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और वो फिर हमारे पास क्या होती हैं, प्रोपागेट हो जाती हैं एंटीना से अवे। फिर वो बात करते हैं द फ्रीक्वेंसी विद विच द फील्ड एंटीना इज़ ऑलवेज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ जनरेटिंग दैम। अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए? क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम हो तो हमारे पास रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। इसको मज़ीद हम डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है। ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं एलसी ऑसिलेटर का, ठीक है। सॉरी, एलसी ऑसिलेटर नहीं, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंडक्टर है, ठीक है। ये एक और इंडक्टर है हमारे पास, और ये हमारे पास एसी सोर्स है। एसी सोर्स में क्या होता है, कभी हमारे पास जो करंट होता है क्लॉकवाइज होता है, और कभी हमारे पास करंट जो है ना एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब ये हमारे पास क्या है, एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब ये जो करंट है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो जो चार्जेस होंगे ये भी ओसिलेट करना शुरू हो जाएंगे। जब चार्जेस ओसिलेट करते होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है प्रोड्यूस होता है, तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। सो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो आ जाएंगी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना, उनको किस तरीके से हम रिसीव करते होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिसेप्शन। इसको रिसीव किस तरीके से करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम, वो कहते हैं व्हेन रेडियो वेव्स फॉल्स ऑन द पीस ऑफ अ वायर द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर मूव अंडर द मोशन ऑफ एक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हमारे पास रेडियो वेव्स जो आ रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आ रही थी, वो जब जो वायर का पीस है वहाँ पे फॉल करती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो होते हैं ना मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मूव करते हैं तो हमारे पास क्या पैदा होता है, चार्जेस जब मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऑसिलेटिंग, ठीक है। अब फिर वो नेक्स्ट बात करते हैं, इट प्रोड्यूस एन ईएमएफ और वोल्टेज अक्रॉस द वायर। अब ये ईएमएफ या हमारे पास जो वोल्टेज है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। फिर जो हमारे पास ईएमएफ जो हमने अप्लाई किया होगा या जो वोल्टेज होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी किसके, जो हमारे पास वेव आ रही है उसके, सही है। फिर वो बात करते हैं द वायर रिसीविंग द वेव इज़ नोन एज रिसीविंग एंटीना। अब जो हमारे पास वो वायर जो रिसीव कर रही होती है वेव को, उसको हम नाम देते हैं रिसीविंग एंटीना का, सही है। वो कहते हैं द वोल्टेज ऑफ वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी पिक्ड अप बाय द कंडक्टिंग एंड इंडक्टर एल एंड अ वेरिएबल कैपेसिटर सी इन पैरेलल विद टून एंड ऑफ रिसीविंग एंटीना, ठीक है। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव इज़ वेरी वीक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, तो वो ज़्यादा मतलब डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती होती, सही है। ईच ट्रांसमीटर प्रोपगेट रेडियो वेव्स ऑफ वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अब हर जो हमारे पास ट्रांसमीटर होता है उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये नहीं कि हर वेव की फ्रीक्वेंसी को वो कैप्चर कर लेगा या रिसीव कर लेगा, नहीं, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी ना वेव की उनको रिसीव कर सकेगा, सही है। इसको मज़ीद हम डायग्राम के साथ भी डिस्कस कर लेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। वो कहते हैं ईच ट्रांसमीटर प्रोपगेट रेडियो वेव ऑफ वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। वही बात होगी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उनके। सो व्हेन अ नंबर ऑफ ट्रांसमिटिंग स्टेशंस ऑपरेट सिमल्टेनियसली। अब जब हमारे पास अगर रेडियो की एग्जांपल ले लें, तो रेडियो जो स्टेशन होते हैं वो तो एक टाइम में बहुत से हर तरफ वाले चल रहे होते हैं, लाहौर वाला भी चल रहा होता है, मुल्तान वाला भी रेडियो स्टेशन चल रहा होता है, हर टाइप का चल रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर हम मुल्तान को सुनना चाह रहे हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी जो है ना वही रखनी होगी ना जो मतलब मुल्तान वाले की है, तो तब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मैच होंगी और हमें रेडियो से जो मतलब वहाँ पे सॉन्ग चल रहा होगा या कोई भी प्रोग्राम हो रहा होगा हमें सुनाई देने लग जाएगा। यहाँ पे फिर अब देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं दस द वोल्टेज दैट अपेयर अक्रॉस रिसीविंग एंटीना प्लेस्ड इन स्पेस इज यूजली ड्यू टू द रेडियो वेव ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। वही बात कर रहे हैं, द वोल्टेज ऑफ वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी पिकड अप, कि एक पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी होगी ना उसको पिकअप करेंगे। वहाँ पे जो हमारे पास एक इंडक्टर होगा और वेरिएबल कैपेसिटर होगा, और वो हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, और वो हमारे पास रिसीविंग एंटीना के।
फिर वो बात करते हैं कि वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर सो दैट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट इज़ द सेम एज दैट ऑफ द ट्रांसमिटिंग स्टेशन दैट प्रोड्यूस आर रेजिडेंस। वही बात कर रहे हैं, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन की है होती है हर फ्रीक्वेंसी, तो उसके मुताबिक हमें अपने जो हमारे पास एंटीना है उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है सेट करनी चाहिए, ताकि दोनों मैच कर जाएँ और रेजोनेंस का प्रोसेस हो, जिसकी वजह से हमें वो प्रोग्राम जो नशर हो रहा होता है सुनाई देने लग जाए। ठीक है, वो कहते हैं एलसी सर्किट गिव अ लार्ज रिस्पॉन्स टू दैट रेडियो वेव टू विच इट इज़ टर्न्ड। ठीक है, इन आवर रेडियो रिसीवर सेट वी चेंज स्टेशंस, वी एक्चुअली एडजस्ट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब वो जब बात करते हैं कि जब हम चेंज कर रहे होते तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं, हम असल में जो हमारे एडजस्ट कर रहे होते हैं उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को, ताकि वो मैच कर जाए और हमारे पास वो प्रोग्राम आने लग जाए। अब जहाँ पे वहाँ पे हमने क्रिएट की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जहाँ पे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई हैं, ये इनको रिसीव कैसे किया जाएगा। यहाँ पे एक तो हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं एलसी ओसिलेटर का। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे एल यानी इनके इंडक्टर है और दूसरा हमारे पास कैपेसिटेंस है, ये वाली। ठीक है, अब होगा क्या, हमारे पास ये एंटीना है, ये इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना इनको रिसीव कर लेगा। ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और हमारे पास जो एंटीना की इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कैपेसिटेंस की, ये दोनों की जब मैच होगी तो हमें वो प्रोग्राम सुनाई देने लग जाएगा। ये जो घरों में एंटीना इस्तेमाल होता था, ठीक है, उसको भी तो यही करते थे कि घुमाते रहते थे। उसका क्या मतलब था, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे होते थे कि उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए जो प्रोग्राम हम देखना चाह रहे होते हैं। एक मखसूस पॉइंट के पे आके जैसे ही वो मिलने लग जाती थी दोनों फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस का प्रोसेस होता था और हमें वो सुनाई देने जाता था और दिखाई भी देने लग जाता था वही प्रोग्राम जिसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती थी। अगर थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी उधर हो जाती तो हमें ब्लर नज़र आने लगता था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।